हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आज एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन है। कारण क्या है अभी बताएंगे। देखो, कारण ये है कि हम एक नया कोर्स शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको साइंस का एक पूरा कोर्स हम देंगे। कुछ दिनों के बाद हम शुरू करने वाले हैं। फ़िलहाल हम अपने काम पे वापस आते हैं और आज हमारे लिए एक नया टॉपिक, और टॉपिक क्या है वो देखिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज वाली वीडियो, लेट्स स्टार्ट। आज की हमारी वीडियो है हमारे मिरर को लेके। जैसा कि हमने पुरानी वीडियोस में हमने कर लिया है। अगर किसी बच्चे का रह गया तो पुरानी वीडियो में जाके देखो कि हमारा कौन सा टॉपिक रह गया, तो वो वीडियो देखकर आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक है ना, उन टॉपिक से के बाद आता है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिरर। तो बेसिकली मिरर क्या होता है। मिरर आपने देखा होगा घरों में। जैसे प्रैक्टिकली अगर मैं समझाना चाहूँ तो जैसे आप आईने के सामने जाते हैं तो वहाँ अपनी स्कल देखते हैं ना, रोज़ जाकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं, है ना। थोड़ा ओ मैं कैसा हूँ, कैसा ऐसा कुछ है ना। तो ये सारा उस मिरर की वजह से ऐसा होता है ना। तो वो मिरर क्या होता है, प्लेन होता है बिल्कुल। जितनी दूर हम खड़े हैं उतनी दूर आपकी शक्ल दिख रही है। उसके पीछे, मिरर के पीछे जैसे एक ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, और उस ग्लास के पीछे कुछ पेंट कर दिया जाता है जिसको हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। और उस पेंट के पीछे, उस सिल्वर नाइट्रेट के पीछे एक पेंट कर दिया जाता है ताकि लाइट ज़्यादा पीछे ना चली जाए, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन चाहिए होता है। वो प्लेन मिरर होता है। तो हमारा मिरर बेसिकली दो टाइप का होता है। कौन कौन सा देखिए। एक मिरर होता है हमारा प्लेन, एक तो प्लेन मिरर होता है। दूसरा मिरर होता है हमारा स्फेरिकल, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि प्लेन मिरर के अंदर जो भी इमेजेस बनती हैं वो बिल्कुल सेम बनती है। बिल्कुल जितनी दूरी पर आप खड़े रहेंगे, आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, उतनी ही दूर आपको इमेज दिखाई देगी। लेकिन स्फेरिकल मिरर में कुछ ये पार्ट होता है सफियर का एक पार्ट होता है कुछ इस प्रकार से। जैसे सफियर है, और इसका सफियर का ऐसा मान के चलो जैसे गोला होता है खाली। गेंद तो देखी होगी, तो वो गेंद होती है ना, उस गेंद की तरह होता है। और उस गेंद के एक तरफ से इस तरफ एक हिस्सा काट लिया, एक हिस्सा इस तरफ काट लिया, तो दो अलग अलग हिस्से हमने काट लिए। और उसको एक को बाहर से पेंट कर दिया, एक दूसरे हिस्से को अंदर से पेंट कर दिया। तो जैसे ही अंदर से पेंट किया, जैसे अंदर से पेंट कर दिया है ना। जैसे घरों में आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे घरों में बर्तन होते हैं, कटोरी जैसे होता है, तो वो अंदर से पेंट कर दिया और उसी को बाहर से पेंट कर दिया, तो दो अलग अलग आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिल जाते हैं। तो हमारे जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए सफियर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, पार्ट ऑफ सफियर। एक हिस्सा काटा है और वो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। जैसे घरों में कटोरी को देखो या चम्मच देख सकते हो, स्पून जिसको हम कहते हैं, वो एक हिस्सा होता है। वो एक तरफ से हमें क्या करना होता है, पेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो हमें रिफ्लेक्शन देगा किसी प्रकार का। देखो, ये सफियर का एक हिस्सा होता है, इसलिए इसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, है ना। और ये दो प्रकार का होता है बेसिकली कितने टाइप का है, दो प्रकार का। ये हमें पढ़ना, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इनमें से न्यूमेरिकल आता है। थ्योरी में सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी में बहुत सारी इमेजेस आपको दिखेंगी। अभी इमेजेस वगैरह सब बताएंगे कैसे बनेगी, बहुत आसान तरीके से, ठीक है, एकदम से आसान, बहुत आसान। तो कनकेव मिरर होता है जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, और कन्वेक्स होता है उसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो दोनों ही, हिंदी वाले ये समझेंगे, इंग्लिश वाले ये समझेंगे। तो दोनों ही प्रकार के मिरर हम पढ़ने वाले हैं। एक तो कनकेव मिरर, सेकंड वन कन्वेक्स मिरर। दो प्रकार के मिरर आ गए, अवतल और उत्तल। देखो, अब ये स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट अलग अलग डिजाइन से बनाए गए होते हैं। देखो, एक इस प्रकार का, देखो एक ये प्रकार का होता है, सफियर का एक हिस्सा होता है जिसके बाहर पेंट कर दिया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का। किसका, सिल्वर नाइट्रेट का ये रहा। और उसके ऊपर से पेंट कर दिया जाता है यहां से, ताकि लाइट आए, है ना, बाहर ना जाए लाइट। अब इसके ऊपर लाइट गिरेगी, जैसे लाइट इसके ऊपर गिरेगी
तो लाइट गिरने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में बिखरी हुई लाइट से आ रही है। जैसे आपकी लाइट बल्ब से आ रही है, सन से आ रही है, आपके अलग अलग बैटरियों से, अलग अलग जगह से लाइट आ रही होती है। तो हमें क्या देखना है कि वो बिखरी हुई लाइट को हम क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, उदाहरण भी पढ़ेंगे। हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेस हैं हमारे डेली लाइफ में। जैसे हम गाड़ी देखते हैं ना, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, देखिए हेडलाइट, तो उस हेडलाइट के अंदर आपने एक चमकदार सिल्वर कलर का एक कैप्सा देखा होगा, ऐसे इस प्रकार से, और उसके बीच में एक बल्ब होता है, बल्ब देखा होगा इस प्रकार से, और बीच में एक बल्ब होता है। अब बल्ब की वजह से जो लाइट है, बल्ब का तो आपको पता है कि लाइट चारों तरफ फैलाता है, लेकिन वो इस प्रकार से बल्ब उसके बीच में चारों तरफ ऐसे वो कैप्सा होता है। अब उसमें लाइट बिखरती है तो लाइट स्ट्राइक होती है और एक लंबा सीधा स्ट्रेट बीम बनाती है। तो वो पर्टिकुलर बीम बनाने के लिए, क्योंकि ये तो सारे एग्जांपल्स हम करेंगे आगे, अभी हम डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और ये लाइट को एक जगह मीट करवाता है, मतलब बिखरी हुई लाइट को एक जगह पे, फोकस पे, जहां मीट कर रही है उसका नाम है फोकस। ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं बच्चों फोकस कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? आगे देखिए क्या है, जब एक पॉइंट पे ये मीट करवा देगा, फोकस कहते हैं उसको, बिखरी हुई लाइट को, तो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने का काम किसका है? अवतल दर्पण का या कनकेव मिरर का। ठीक है, तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहां से एक क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि लाइट को, जो बिखरी हुई लाइट है, उसको इकट्ठा एक जगह पे फोकस करने का काम कौन से दर्पण का है? ठीक है, तो हम कहेंगे अवतल दर्पण का, कनकेव मिरर का। किसका? कनकेव मिरर का। एक सवाल तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, इसको हम जब ये लाइट को इकट्ठा करता है एक पॉइंट पे, तो इसको कन्वर्जिंग इन नेचर बोलते हैं अंग्रेजी में। जैसे यहां तो हमने लिख दिया कि प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने का काम करते हैं, साथ में हम कहेंगे इसको कन्वर्जिंग इन नेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग इन नेचर बोलेंगे। इसीलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, इकट्ठा करता है लाइट को, इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ एक पॉइंट आप देखेंगे, जैसे मैंने P लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, इन्फिनिटी लिखा हुआ है। ये क्या है? देखो, P का मतलब होता है ध्रुव, पोल, F का मतलब होता है फोकस, C का मतलब होता है सेंटर, और इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। जैसे आपने 10th क्लास में NCERT की बुक पढ़ी होंगी, और भी बहुत सारी बुक्स हैं अलग अलग, तो उनमें आपने पढ़ा है। तो इन्फिनिटी को अनंत, ऐसा सुना होगा कि अनंत से कोई वस्तु, अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो किसी दर्पण पर टकराती है, तो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है या उसकी इमेज बनती है। तो वो सारी चीजें है ना, समझ आया? तो ये चीज है, इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो यहां से बहुत सारे सवाल बनेंगे। क्या क्या सवाल बनेंगे? सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा, इन हमारे जो दर्पण होते हैं उनमें से कौन सा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलेंगे कि भाई कौन सा दर्पण है जो लाइट को इकट्ठा करता है या एक जगह पे कन्वर्ज करता है। तो हम बोलेंगे कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। एक सवाल क्लियर है ना? देखो ये रहा, एक जगह पे फोकस पर बनाता है ना? तो और भी बहुत सारे सवाल आते हैं इसमें, जैसे कि इमेज कहाँ कहाँ बनेगी वो बाद में पढ़ेंगे, अभी इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। साथ में कन्वेक्स मिरर, अभी इसका उल्टा करता है कन्वेक्स, बिल्कुल उल्टा है ना, बिल्कुल उल्टा इसका काम करता है। क्या काम करता है? देखो, जो हमारा कन्वेक्स मिरर है, जब उस पर लाइट गिरती है तो आपने देखा इसका स्फेरिकल पार्ट कुछ बाहर की तरफ है ना, देखो ऐसे, और अंदर से इसको पॉलिश कर दिया गया है, इसको अंदर से पॉलिश कर दिया है सिल्वर नाइट्रेट से। अब इस पे लाइट गिरती है तो आप देख रहे हैं बाहर की तरफ निकलती हुई जा रही है ना, ये देखो बाहर की तरफ निकलती हुई जा रही है, इधर भी बाहर निकलती हुई जा रही है, तो ये निकलकर ऐसे चली जाएंगी। तो हमारे यहाँ पर इमेजेस अलग अलग बनेंगी। तो यहाँ सिर्फ ये समझना है कि जो कन्वेक्स मिरर है उसका क्या काम होता है, वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाने का काम करता है। तो हमारे जैसे स्ट्रीट लाइट आपने देखी होगी, गाँव में देखिए ना, या गली मोहल्ले में खंबे के ऊपर लगी होती है लाइट ऐसे, और पूरे एरिया को कवर कर रही होती है। तो लाइट क्या है? दूर तक फैली हुई होती है, देखा है आपने? तो वो दूर तक फैलने वाली लाइट जो होती है ना, वो किसकी हेल्प से करते हैं हम लोग? वो करते हैं कन्वेक्स मिरर की। ऐसे लगा होता हो बाहर की तरफ उभरा हुआ, यहाँ बल्ब लगा होता, लाइट गिरती है फैल जाती है, लाइट गिरती है नीचे की तरफ फैल जाती है, पूरे मोहल्ले को
चकाचौंध कर देती है पूरे मोहल्ले में, प्रकाश ही प्रकाश, लाइट ही लाइट, है ना, कर देती है कि नहीं कर देती। तो जब भी आप देखेंगे, जब लाइट को पूरे मोहल्ले में पहुंचाना हो, पूरी गली में पहुंचाना हो, तो आप सीधा एक काम करिए, कन्वेक्स मिरर लाइए, उस पर बल्ब लगा दीजिए, ऊपर से बंद कर दीजिए, बस पूरे मोहल्ले में प्रकाश हो जाएगा, समझे। साथ में इसमें भी वही काम है, एक पोल होता है, एक सेंटर होता है, फोकस होता है, और एक सेंटर होता है, इसको सेंटर बोलते हैं, ठीक है, इसको सेंटर बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अगर पूरा लिखना चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता केंद्र, क्या कहते हैं इसको, वक्रता केंद्र, वक्र है ये, ऐसे उभरा हुआ, उभार है ना, बाहर की तरफ फैला हुआ। तो इसलिए हमारे पास जो बेसिकली दो प्रकार के मिरर हैं, कौन कौन से, कन्वेक्स और कनकेव, अलग अलग काम आते हैं, क्या आते हैं, अलग अलग हमारे पास काम आते हैं, ठीक है। लाइट को अगर इकट्ठा करना हो तो कनकेव का इस्तेमाल कर लो, लाइट को फैलाना हो तो कन्वेक्स का इस्तेमाल कर लो, है ना। और ऑप्शन आपके क्वेश्चन भी सीधे सीधे आते हैं, कैसे कि भी इनमें से कौन सा दर्पण अपसारी दर्पण होगा, कन्वेक्स, अभिसारी कौन सा होगा, कनकेव, लाइट को फैलाने वाला कौन सा होगा, कन्वेक्स, इकट्ठा करने वाला कौन सा होगा, कनकेव। सीधे ऐसे ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यह है, देखो, और इसके बारे में और जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं। देखो, देखिए क्या है हमारा टॉपिक, हमने पढ़ा कनकेव और कन्वेक्स। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे काम करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी, कनकेव मिरर के ऊपर काम करेंगे। क्या होता है कनकेव मिरर, देखो अभी हमने पढ़ा, एक प्रकार से कनकेव मिरर लाइट को इकट्ठा करने का काम करता है, दूसरा इसको कन्वर्जिंग इन नेचर बोला जा सकता है, तीसरी बात इसको अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है, ठीक है, अभिसारी। अब एनसीईआरटी वगैरह आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें इमेजेस और बुक के अंदर बहुत सारा लिखा होता है कि भाई किस प्रकार से इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, इमेज कहाँ रखे। तो मैं आज आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि कैसे बनती है इमेज, कंफ्यूजन खत्म, ठीक है, कंफ्यूजन खत्म। देखो हमारी जो ऑब्जेक्ट है ना, वस्तु, जैसे वस्तु है ना हमारी, इस वस्तु को कहाँ रखें और उसका प्रतिबिंब, इमेज कहाँ बनेगी। देखो ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बहुत आसान तरीके से। देखो अभी मैं वस्तु को कहीं रख रहा हूं, जैसे मान के चलिए मैं अनंत पे रख दिया, कहाँ रख दिया, अनंत पर वस्तु को, पहली बार मतलब यहां रख सकते हैं, उसके बाद हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, अनंत के बाद यहां रख देंगे, मतलब यहां इन दोनों के बीच में। तो वस्तु को इन्फिनिटी और अनंत और सी, केंद्र के बीच में, इसको केंद्र बोलेंगे, केंद्र के बीच में रख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। जब वस्तु को सबसे पहले यहां रखा तो इसका प्रतिबिंब देख लेंगे, फिर वस्तु को थोड़ा और आगे रख दिया, इन दोनों के बीच में रख दिया, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब उसको तीसरी बार हम रखेंगे सी के ऊपर, ठीक है, सी पर, या इसको केंद्र पर कह सकते हैं, केंद्र पर, सेंटर पर, है ना, एक ही बात है, एक ही बात है। वस्तु को कहां रख दिया, इसके बाद केंद्र पर रख दिया। और चौथी पोजीशन क्या हो सकती है, वस्तु को रखने की, यहां रख लिया, इससे थोड़ा आगे रख लेंगे, मतलब सी और एफ के बीच में, ऐसा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, है ना। और इसके बाद कहां रख सकते हैं, सी और एफ के बीच में, फोकस पर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, एफ पर मतलब फोकस पर। अरे इतनी जगह पे वस्तु को रखा जा सकता है, और भी आगे रखा जा सकता है, एफ के बीच में। देखो एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में रखा जा सकता है, ऐसा रखा जा सकता है,
बिल्कुल रखा जा सकता है भाई, बिल्कुल, क्यों नहीं रखा जा सकता है? यही तो काम है, यही रखेंगे तभी उसकी इमेज बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब देखो, आप वस्तु को कितनी जगह पर रख सकते हैं और उनकी इमेज आप निकाल सकते हैं, कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले देखो, वस्तु को हमने अनंत पर रख लिया। एक बार अगर आपको समझ में आ गया ना, तो इसके न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए, वस्तु को कहाँ रख लिया भाई? कहाँ रख लिया? अनंत पर रख लिया। देखो, अनंत पर, यहां पर आपने वस्तु को रखा। देखो, मैं रख देता हूं यहां पर, अनंत पर रख दिया, ठीक है। और आपको पता है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जो होंगी, यहां पर अनंत पर मान के चलो, अनंत पे मान के चलो, बहुत छोटा, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जो होंगी वो फोकस से आकर निकल रही है, ऐसे। और भी आएंगी, वो भी फोकस से निकलेगी, ठीक है। इधर से आ रही हैं, वो भी फोकस से होकर निकल रही हैं। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना अनंत पर रखी हुई वस्तु का, तो मैं यहां पर वस्तु रखी है और इधर मैं इसका प्रतिबिंब बना देता हूं, ठीक है। और बहुत आसान भाषा में समझ में आएगा। एक बार तो मैं थ्योरी बता रहा हूं, फिर शॉर्टकट भी बताएंगे इसका। प्रतिबिंब, इमेज, ठीक है, इमेज। अब इसका देखो, हमने जो प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, तो इसका सारा फोकस कहाँ रहा? एफ पर। भाई ये ऑब्जेक्ट कहाँ बना? यहाँ इमेज कहाँ बनी? फोकस पर बनी, यहाँ बन गई है। और दिख रहा है बहुत पॉइंट साइज की बन रही है, बहुत छोटी, ठीक है। तो इसकी जो अनंत पर जो आपने रखा वस्तु को, तो कहाँ बनी इमेज? प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर, फोकस, ठीक है, फोकस पर, मतलब एफ के ऊपर। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो बात खत्म हो गई है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि इन्फिनिटी पे रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा, फोकस, प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल आसान। अगर ये बात समझ में आ गई तो बाकी सारी चीज बिल्कुल आसान है। देखिए, फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा, है ना। साइज क्या है? बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा साइज, बहुत छोटा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर वस्तु को फोकस पर रख देते हैं, मान के चलिए हमने वस्तु को यहां रखा तो उसका प्रतिबिंब बना फोकस पर। अगर फोकस पर वस्तु हो तो क्या होगा? लाइट टकराएगी और नीचे की तरफ फैलती चली जाएगी, ठीक है। लाइट टकराएगी, नीचे की तरफ फैलती चली जाएगी। बहुत आसान तरीके से समझ लो। देखो, इससे आसान कुछ नहीं होगा, इससे आसान नहीं होगा भाई, बहुत आसान है। देखो, यहां पर वस्तु रखी इन्फिनिटी पर तो प्रतिबिंब बना फोकस पर। अगर फोकस पर वस्तु रख दे तो उसका प्रतिबिंब बनता है इन्फिनिटी पर। ये बात समझ के चले, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो सीधा याद कर लो, फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर, इन्फिनिटी पर, बस इन्फिनिटी, ठीक है। समझ में आया? अगर अनंत पर वस्तु रखी तो प्रतिबिंब बना फोकस, फोकस पर रखी तो अनंत पर। बस पॉइंट मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। अगर इन्फिनिटी पे रखी वस्तु है कोई भी तो उसका फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर, ठीक है। और उल्टा कर देता हूं, फोकस पे रख देता हूं, इन्फिनिटी पे बनेगा। बस बात खत्म हो गई है यहाँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको लिखेंगे, अगर आपको फोकस पर वस्तु रखी है तो इन्फिनिटी पे प्रतिबिंब बन गया है। आपने ये भी पढ़ा होगा किताबों में, कि 10th क्लास की किताबों में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर वस्तु को सेंटर पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो, उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कहां बनता है? सेंटर पर ही बनेगा। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया बच्चों, अगर वस्तु को देखो केंद्र पर रख दिया जाए, अकेले केंद्र पर, इसको ले लो एक बार, केंद्र पर रख दिया जाए, केंद्र मतलब सी पर रख दिया जाए वस्तु को,
तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी पर बनेगा। बिल्कुल आसान। इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पर, फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पर, सेंटर पे रखा तो सेंटर पर। प्रतिबिंब, अगर वस्तु को केंद्र पर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? केंद्र पर ही, केंद्र पर बनेगा। ठीक है। दूसरा, उल्टा बनेगा। ठीक है, यहां बन रहा है ना उल्टा। ठीक है, और बराबर साइज का बनेगा। बराबर साइज क्या रहेगा? बराबर रहेगा भाई, उसी साइज का बनेगा, हाइट वाइट उसकी बिल्कुल सेम। ठीक है, कितना आसान है। उल्टा बनेगा, देखो उल्टा बनेगा, बराबर साइज का बनेगा और केंद्र पर बनेगा। बस अब बात आई यहां रखने की, फोकस पर रखने की। फोकस वाला हमने बताया कि फोकस पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है इन्फिनिटी पे बनेगा। इन्फिनिटी पे बनने का मतलब है यहां कहीं दूर, ये नीचे आती जाएगी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ये नीचे की तरफ आती जाएगी और नीचे कहीं जाकर इन्फिनिटी पे मिल रही है। ठीक है, और इन्फिनिटी पे मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ इन्फिनिटी पर उसका इमेज बनेगा। कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे उसका इमेज बन रहा है। पॉइंट साइज का है। ठीक है, किस साइज का है? पॉइंट साइज का। तो यहां पर हमने पढ़ लिया, यहां भी जो इमेज बनेगी उल्टी बनेगी। क्या बनेगी? उल्टी, और साइज में बड़ी बनेगी, इनलार्ज्ड, साइज में इनलार्ज्ड बन रही है। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा, उल्टी बनेगी, बड़ी बनेगी साइज में, और इन्फिनिटी पर बनेगी। कहां बनेगी? अनंत पर। ये इसके बारे में लिख सकते हैं, अनंत पर। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आसान है। 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं, तो रिवाइज करवा देता हूं। इन्फिनिटी पर रखा प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। फोकस पे रख दिया तो इन्फिनिटी पे बन जाएगा भाई, है ना? और केंद्र पे रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा केंद्र पर ही बनता है। बराबर साइज का बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है भाई। ठीक है, अब बात रहेगी कि ये कहानी ऐसे कैसे बन रही है। देखो, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना, और केंद्र तक पहुंचते पहुंचते ऑब्जेक्ट का साइज तो बढ़ रहा है, इमेज का साइज यहां देखो, इमेज बढ़ती जाएगी, ऑब्जेक्ट का साइज घटता जाएगा। जैसे जैसे पास जाएंगे ना, जैसे हमारा हाथ है, जैसे जैसे पास लेकर जाएंगे तो इसकी इमेज हमारे आंखों में बड़ी बनती जाएगी। पास लेकर गए, पास लेकर गए, पोल के पास लेकर जाते हैं तो इमेज क्या बन रही है? बड़ी बन रही है। ट्राई करके देखिए। ठीक है, अब बात रह गई बाकी। देखो, इन दोनों के बीच में अगर रख दिया जाए तो बेसिकली हमारे पास 6 अलग अलग पोजीशन आपको देखने को मिल रही है। अगर यहां रख दिया जाए तो क्या होगा? देखो, अगर इन दोनों के बीच में रख दिया जाए ऑब्जेक्ट, ये सी है और इन दोनों के बीच में रख दिया जाए तो कहां बनेगा? देखो, ये एक लाइन सीधी चली जाएगी, एक सेंटर से जा रही है ना, और एक फोकस से होती हुई नीचे की तरफ यहां बन रही है। तो क्या समझ में आया? इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसके अगले ही पोर्शन में बन रही है इमेज। समझ आया? देखो, यहां रखा हुआ है तो अगले ही पोर्शन में बन रही है। सिंपल, मतलब सी क्या इन दोनों में कॉमन हो गया भाई। इन्फिनिटी फिर सी और एफ, यहां ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी और सी के बीच में, तो सी और एफ के बीच में इमेज बन गई है, बट उल्टी बन रही है, छोटे साइज की बन रही है। ये बात समझ के चले भाई। सी कॉमन है इन दोनों में, कुछ ऐसे लिख लें तो क्या दिक्कत है? देखो, ऐसे लिख ले, इन्फिनिटी और सी, एफ और सी के बीच में। इन्फिनिटी की इमेज अभी तो पढ़ी है कि फोकस पर बन रही है, और सी की इमेज सी पर बन रही है, तो इन दोनों के बीच में पड़ी हुई इमेज कहां बनेगी? इन दोनों के बीच में। इस प्रकार से याद कर सकते हो ना? तो इस प्रकार से याद कर लो, कितना आसान है भाई। इन्फिनिटी की इमेज फोकस पर और सेंटर की इमेज सेंटर पर, दोनों के बीच में बनने वाली इमेज इन दोनों के बीच में रख दो। सिंपल लॉजिक है। यहां रखी हुई चीज यहां, लेकिन साइज में क्या बनेगी? यहां ऐसा लिख सकते हो, साइज में क्या बनेगी बच्चों? साइज में बनेगी छोटी। क्या बनेगी? साइज में छोटी। ठीक है, उल्टी। ठीक है, और वास्तविक बनेगी। क्या बनेगी?
वास्तविक। बाकी सारी इमेज जो है वो वास्तविक बन रही है। कनकेव मिरर में जो प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक बन रहे हैं, ठीक है, एक को छोड़कर। एक बताएंगे कौन सा है, पहले ये देखो। तो C और F के बीच की इमेज भी हमें पता लग गई, कहां बनेगी भाई। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रख दिया गया है, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रख दिया गया है, यहां नहीं है भाई, सॉरी, ये वाला इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रख दिया गया है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। कहां बनेगी, फोकस के बीच में, ठीक है, फोकस के बीच में बनेगी। तो ऐसा लिख सकते हैं, इनकी जो इमेज बन रही है, ये वाली तो हमने कर ली, ये वाली जो देखो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, ये लिख दिया है, छोटी, उल्टी और वास्तविक बनेगी। छोटी बनेगी, उल्टी बनेगी और वास्तविक बनेगी, ठीक है। सेंटर की इमेज हमने पढ़ा, सेंटर पर ही बनेगी। कहाँ बनेगी, सेंटर पर, बस। सेम साइज की बन रही है, देखो ये रहा, केंद्र की इमेज हमेशा, ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा केंद्र पर बन रही है, अनंत उल्टी बन रही है और बराबर बन रही है साइज में। बात समझ में आई, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और उसके बाद देखिए, अगर उस ऑब्जेक्ट को और आगे खिसका दिया जाए, देखो अब इस ऑब्जेक्ट को और आगे खिसका दिया जाए, मतलब ये कि आप अगर इसको और आगे ले जाओ, देखो अगर इसको और आगे बना दो, देखिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए है, इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अगर ऑब्जेक्ट को आप F, C और इन्फिनिटी ऐसा मान के चले, अगर ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख दो, मतलब यहां कह रहा है C और F के बीच में रख दिया जाए, ठीक है, C और F के बीच में। अभी हम पढ़ के गए हैं, C की इमेज C पर बन रही है, F की इमेज इन्फिनिटी पे, तो कहाँ बनेगी, C और F के बीच में। यहाँ आगे जाने के बाद ये इमेज पीछे आ जाएगी, बस यहाँ C और इन्फिनिटी के बीच में। C की इमेज C पर, F की इमेज F पर। कुछ समझ आया, C की इमेज C पर और F की इमेज F पर बन रही है, मतलब उल्टी बनेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं F और C के बीच में रखे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी उल्टी, और साइज में कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है भाई। और वास्तविकता है, क्या है, वास्तविक इमेज बनेगी, प्रतिबिंब सारे क्या बनेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। नो डाउट कि यहां तक हमने समझ लिया है। फोकस पर बना हुआ रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा अनंत पर इमेज बनाएगा, अनंत पर, बिल्कुल सही बात है, इन्फिनिटी बोला अभी अभी हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। ये आ गया समझ में। तो बताइए, आपसे पूछते हैं, इन्फिनिटी वाली फोकस पर बना रही है, फोकस वाली इन्फिनिटी पर बना रही है, और इन्फिनिटी और सेंटर वाली इमेज कहाँ बना रही है, C और F के बीच में बना रही है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। और C और F पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, C का मतलब C और F का मतलब इन्फिनिटी पर बन रही है भाई, बिल्कुल आसान बात। अब बात रह गई, देखो ये सारी बन गई है, ठीक है, C की इमेज C पर बन रही है। कुछ इस प्रकार से आप रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा, और पेपर में आता है ये कि भाई किसी वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए, इस थ्योरी में से ही, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हम कहेंगे फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर। किसी वस्तु को इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रख दिया जाए, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रख दिया जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है। किसी वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया जाए, इन दोनों के बीच में रख दिया जाए, तो प्रतिबिंब सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बन जाएगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इमेज का साइज वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। मतलब ये है कि आपने एक चीज नोट नहीं करी है, शायद मैं आपको बता देता हूं। सेंटर पर जो इमेज बन रही है वो बराबर साइज की बनी थी, ये पॉइंट समझने का है। इसमें दो ही पॉइंट समझने के, एक पॉइंट तो ये इन्फिनिटी पर F बन रही है और एक F वाली इन्फिनिटी पर बन रही है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि सेंटर पर रखी वस्तु का इमेज भी सेंटर पर होता है और बराबर साइज का होता है। अब देखो, अगर इससे आगे पीछे अगर करोगे तो साइज में
तालमेल खराब हो जाएगा और साइज की जो साइज ऑफ इमेज है, प्रतिबिंब का जो आकार है वो कम और ज़्यादा हो जाएगा। आकार क्या हो जाएगा? कम ज़्यादा। देखो इससे आगे आते ही इमेज का आकार बढ़ जाएगा, इमेज यहाँ बढ़ेगी तो आकार बढ़ जाएगा। इससे पीछे जाएंगे तो इमेज का आकार क्या रहेगा? छोटा। तो जितनी भी इमेज बन रही है वो नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है। और सेंटर से आगे पीछे बनने का मतलब हो गया उसकी जो इमेज का साइज है ना वो क्या हो जाएगा? कम और ज़्यादा। या याद कर सकते हो कि सेंटर से आगे अगर जा रहे हो तो प्रतिबिंब बड़े आकार के बनने शुरू हो जाएंगे। प्रतिबिंब क्या बनेंगे? बड़े आकार के, बड़े आकार के, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इस सेंटर से आगे जाने का मतलब, वस्तु को अगर आगे रखोगे ना सेंटर से और फोकस के बीच में, ये बात याद रखना, फोकस से आगे नहीं रखना, ठीक है, सेंटर से आगे। और सेंटर से अगर पीछे ऑब्जेक्ट को रखे जा रहे हो, पीछे की बात करें, पीछे रखे जा रहे हो तो जो प्रतिबिंब बनेंगे वो छोटे बनेंगे। प्रतिबिंब क्या बनेंगे? छोटे। आकार में कैसे बनेंगे? छोटे बनेंगे। आकार में कैसे बनेंगे? छोटे। बात समझ में आ गई? यहां बराबर बनेंगे, ऑब्जेक्ट आगे रखा तो छोटे, ऑब्जेक्ट सेंटर से पीछे रखा तो प्रतिबिंब छोटे बनेंगे, और आगे रख दिया तो प्रतिबिंब बड़े बने, ऐसे। तो अभी तक जितने भी प्रतिबिंब आपने देखे वो कुछ इस प्रकार से, मैं रफ कर देता हूं, हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये देखो, देखिए, ठीक है भाई, इस प्रकार से, ठीक है। सी का लॉजिक समझ लो, बस सी वाला लॉजिक समझ में आ गया तो इमेज का साइज आपको बताना में आसानी होगी। जैसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें सीधे उल्टे बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं। अगर सी की कहानी समझ में आ गई, इन्फिनिटी की, फोकस की ये कहानी समझ में आ गई तो वो उनके आंसर देना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये जो फोकस था ना, फोकस था कनकेव मिरर का, फोकस तक आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फोकस से आगे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा, सॉरी, फोकस से पीछे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं जितने भी, तो सबकी जो इमेज बन रही है वो सारी बढ़ती हुई बन रही है। ये बराबर साइज की और ये इन्फिनिटी तक, ऐसे, मतलब ये साइज बढ़ता हुआ साइज बन रहा है। लेकिन एक ऐसा है, अगर फोकस से आगे अगर आप कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को रखते हो तो जो इमेज बनेगी वो मिरर के पीछे बन जाएगी। ये है कहानी। बस इसी की वजह से एक पॉइंट आपको मिसप्लेस करने को मिलेगा, ठीक है। फोकस हो नहीं पाएगा, बड़ा है, इमेज बनेगा, ये बात याद कर लो। अगर वस्तु, ऐसा लिख लो, चाहे अगर वस्तु, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता सीधा, अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए, देखो एक ही पोजीशन ऐसी है जिसमें आकार बड़ा मिलेगा और सीधा मतलब आभासी प्रतिबिंब, ऐसा मिलेगा भाई, आभासी प्रतिबिंब। मतलब क्या है कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहां मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि वस्तु को कहां रखें कि जिसका प्रतिबिंब आभासी बने, वस्तु को कहां रखें जिसका प्रतिबिंब आभासी। तो आप कहेंगे आंसर में क्या बोलेंगे? आप आंसर में बोलेंगे फोकस और पोल के बीच में, मतलब ध्रुव के बीच में रख देंगे। कहां रख देंगे? ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देंगे। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, फोकस और पोल के बीच में रख देंगे। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है, सिंपल लॉजिक है। फोकस इसके बीच में रखते ही इमेज बनेगी पीछे, तो इससे जो इमेज बन रही है, एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे तो उनमें से कोई ऐसे मिलेंगे कि एक ऑप्शन तो ऐसा मिलेगा कि इमेज जो बन रही है बड़े आकार की, ठीक है। आकार में कैसे मिलेगी? बड़े आकार की, ठीक है। आकार बड़ा होगा, आभासी होगा, ठीक है। क्या होगा? आभासी होगा, बड़े आकार का होगा, और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, बड़े आकार का होगा, ठीक है। आभासी होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, बड़े आकार का होगा, मैग्नीफाइड होगा, बड़े आकार का होगा, ठीक है।
तो बस अकेला एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको अलग अलग जगह पे ऑब्जेक्ट को रख के इमेज बनाना बता दिया है कैसे कैसे बनेगा, तो उनके भी 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखिए चलो, इसकी थोड़ी जानकारी और चाहिए अभी। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। ठीक है, देखो क्या है वो पॉइंट्स। जैसे हमने किया ना अभी, कॉनकेव अवतल दर्पण हमने किया, है ना, अवतल दर्पण। ठीक है, अभी जहां फोकस किया था ना, इसकी यहां तक जो डिस्टेंस होती है पोल तक, एफ की और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको स्मॉल एफ से लिखा जाता है। और स्मॉल एफ का मतलब होता है भाई फोकस दूरी, फोकस दूरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोकस दूरी, फोकल लेंथ जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर? ये होता है हमारा सेंटर सी, सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है ना, इसको कहा जाता है आर। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जिसकी हम बात कर रहे थे। आर का मतलब हो गया वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या होती है। और आपको पता ना त्रिज्या किस प्रकार से हुई? जैसे ये सफियर था ना हमारा, एक पूरा सफियर था, तो इसका ये सेंटर मान लिया हमने, है ना, सेंटर, उसकी त्रिज्या है ये। बाकी को तो हमने हटा दिया था, काट दिया था, बस ये रह गया था, एक पार्ट रह गया था ये वाला, वक्रता त्रिज्या, या इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, वो 2 टाइम्स ऑफ एफ होती है। यहाँ एक रिलेशन आपको याद रखना है, हमारे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे ना, उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। साथ में हमने क्या देखा, अभी हमने जो देखा इसके अंदर वो क्या था? हमने देखा कि जो इमेज बन रही है, इमेजेस जो हैं, प्रतिबिंब जो बन रहे हैं, वो अलग अलग आकार के बन रहे थे। क्या बन रहे थे? अलग अलग आकार के। ठीक है, अलग अलग आकार। देखो, छोटे प्रतिबिंब बन रहे थे, ठीक है, साइज में छोटा था, बड़े बन रहे थे, है ना, बड़े आकार का, और तीसरा क्या बन रहा था? बराबर आकार का। आपने देखा बराबर, देखा कि नहीं देखा? बिल्कुल देखा। सी पर बराबर बन रहा था, सी के पीछे आपने देखा नीचे बड़े आकार के प्रतिबिंब बन रहे थे, और सी से पहले ऑब्जेक्ट रखा था तो हमारे आकार में छोटे बन रहे थे, कुछ इस प्रकार से। देखो यहाँ जितने भी बने, है ना, यहाँ बने, ये सारे क्या है? छोटे आकार के। जैसे ही सी से पीछे गया तो आकार बढ़ गया था, ऐसे, तो बड़े आकार के बन रहे थे, है ना, बड़े आकार के। तो 3 आकार बने, छोटे, बड़े और बराबर, जिसकी वजह से इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो बदल रही है। क्या हो रही है? इसकी आवर्धन क्षमता बदल रही है। 3 प्रकार के बन रहे हैं। अब ये आवर्धन क्षमता, इसकी जो, ठीक है, आवर्धन क्षमता, या इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो आप कहेंगे कि ये इसके आकार को बढ़ाना। आप देखेंगे आकार बढ़ रहा है, अभी ऑब्जेक्ट बड़ा था, फिर छोटे आकार का दिखा, अब छोटे आकार के ऑब्जेक्ट को आप बड़ा करके देख रहे हैं इमेज में, तो इसी को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, ये आवर्धन को m से लिखा जाता है। ठीक है, ये 2 प्रकार का हो सकता है भाई, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके कारण मैं बता दूंगा। देखो, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो, अगर आपका प्रतिबिंब सीधा हो, सीधा प्रतिबिंब होगा ना, सीधा प्रतिबिंब मतलब इमेज क्या हो? सीधी हो। इमेज सीधी हो ना, ये मिस्टेक हो गया। इमेज अगर सीधी बन रही है तो आप मैग्निफिकेशन को प्लस में लेंगे भाई। अगर इमेज उल्टी बन रही है, ठीक है, उल्टी इमेज बने तो आप क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन को नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, इस नेगेटिव पॉजिटिव का इतना ही काम है कि ये इमेज के बारे में बता देता है। तो ऑप्शन, जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा ना,
कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इमेज देखेंगे, जैसे कि मान के चलिए आपने कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पर रख दिया सी पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? सेंटर पर बना, फोकस से निकलती हुई लाइन सेंटर पर बना। तो हम कहें कि मैग्निफिकेशन क्या होगा? ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में माइनस दे दिया, ठीक है, नेगेटिव, दूसरे ऑप्शन में प्लस दे दिया, तीसरे में प्लस माइनस दे दिया, चौथे में उसने कुछ और लिख दिया, नन लिख दिया। तो कौन से पे आंसर लगाएंगे कि भाई उसका मैग्निफिकेशन कैसा, सीधा, उल्टा, क्या है? तो हम लिख देंगे उल्टा, ठीक है, सीधा या उल्टा, हम कहेंगे उल्टा आंसर है। बस सीधा एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, थ्योरी देखेंगे ना आप, तो थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई उल्टा, ठीक है, ऐसा लिख देंगे, बस बात खत्म हुआ। समझे कि नहीं? ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो दो प्रकार से आप इमेज को पहचान सकते हैं, एक तो सीधा प्रतिबिंब कब बन रहा है और उल्टा। तो आवर्धन क्षमता भी आप देखेंगे। अब आवर्धन क्षमता को बेसिकली 1 के बराबर लिखा जाता है। किसके बराबर? 1, ऐसा मान के चलो ये 1 लिखा जाता है, ठीक है। अब ये 1 इमेज जो है छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, या बराबर साइज की बन रही है, तो आप ये देखेंगे, जैसे अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो जो साइज ऑफ प्रतिबिंब है, साइज ऑफ इमेज है, वो छोटा बनेगा। अगर बराबर बन रही है तो बड़ी बन रही है तो m की वैल्यू मतलब मैग्निफिकेशन बढ़ गया है, ठीक है, और बराबर के लिए 1 लगा देंगे। तो 3 अलग अलग कंडीशन आप यहां पर कर सकते हैं, 3 अलग अलग कंडीशन यहां पर देख सकते हैं। क्या? मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होने का मतलब साइज में जो प्रतिबिंब है वो छोटा है। बराबर है तो आप m को बराबर ले लेंगे, m बराबर 1 लिख देंगे। अगर बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, आवर्धन हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसके कंपैरिजन में प्रतिबिंब क्या है, बड़े साइज का बन गया, बस। अरे आया कि नहीं समझ में? आया होगा, बिल्कुल आया होगा। और क्या इससे आसान क्या होगा बताओ भाई? ये आया समझ में? तो ये हो गया। तो मैग्निफिकेशन को 1 माना जा सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं आवर्धन क्षमता। अब इसमें बताने का इतना सफिशिएंट है, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट और देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और एक चीज भूलना नहीं है, जब फोकस है ना, फोकस के आगे जो मैंने क्वेश्चन बताया वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर फोकस से आगे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, ये पूछा जाता है कई बार। और जितने भी प्रतिबिंब यहां बन रहे हैं नीचे की तरफ आपने देखे उल्टे बन रहे हैं, सीधा बात याद रखना कि भाई उल्टा होने का मतलब है इन्वर्टेड, अंग्रेजी वाले इन्वर्टेड। तो ध्यान दे, इन्वर्टेड होने का मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब, ये रखना याद है, ठीक है। वास्तविक का मतलब होता है रियल इमेज, जिसको हम कहते हैं रियल इमेज बन रही है, बिल्कुल बन रही है। रियल इमेज बनने का मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर इमेज सीधी बन रही है, क्या बन रही है? सीधी इमेज बन रही है ना, तो उसको हम कहेंगे वर्चुअल, जिसको हम आभासी कहते हैं। आभासी वर्चुअल इमेज है, आभास होगा, रियल में नहीं होगा, आभासी होगा, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पॉल के बीच में रखा जाता है। बस ये क्वेश्चन है। क्या ये चीजें आपको समझ में आई हैं? समझ में आई? तो इसका एक आध क्वेश्चन आप करते हैं, देखो भाई। और हमारा कुछ एक पार्ट रह गया, वो देखिए क्या है। कनकेव मिरर का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, कनकेव जो हमारा कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। कहाँ प्रयोग किया जाता है? देखो, जैसे कि टॉर्च के अंदर आपने टॉर्च देखी होगी, वहाँ इसका यूज किया जाता है। सर्च लाइट में प्रयोग किया जाता है, और वाहनों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें क्यों, टॉर्च में और सर्च लाइट में कैसे किया जाता है, मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखो, जैसे कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है ना, ये पॉलिश्ड होता है ये वाला, और यहाँ पे बल्ब लगा होता है। तो बल्ब से लाइट ऐसे निकलेगी, है ना, और सरफेस से टकराकर बाहर की तरफ निकलेगी, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसा ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो बाहर की तरफ निकल रही है ऐसे करके, तो ये बिंब बना देगी एक। और हमें सर्च लाइट में और इनमें टॉर्च में बिंब की जरूरत होती है। लाइट ऐसे गिरे सीधी, है ना, फैली हुई ना हो, ठीक है, वो गिरे ऐसे। क्लियर हो गया? साथ में वाहनों की हेडलाइट में, तो आप हेडलाइट को, गाड़ी के सामने 2 लाइटें होती हैं जो हमें रास्ता दिखाती हैं, वो सीधी पैरेलल बीम बनाती है,
वो उसमें इस्तेमाल किया जाता है सेविंग मशीन में। थोड़ा सेविंग जो मिरर है उसमें हमें चेहरा थोड़ा सा देखना पड़ता बड़ा, है ना। माइक्रोस्कोप के अंदर, टेलीस्कोप के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। बस ये कुछ एक एग्जाम्पल आप कर लेंगे, है ना। और बाकी देखिए क्या है, हमारे जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, आए हुए भी हैं, और आप कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है ना पीछे, उसी के बेसिस पे है सारा का सारा। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब, तो याद करो अभी कुछ देर पहले हमने किया है ना थोड़ा सा है। तो क्या किया उसके अंदर कि इसने सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब पूछा। जैसे ही सीधा लिखा, देखिए ये जो सीधा लिखा हुआ है ना, जैसे ही उसने सीधा लिखा तो आप समझ गए, है ना, सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हमने पढ़ा है, तो सीधा प्रतिबिंब यहाँ चाहिए, यहाँ बनेगा और बड़ा भी बनेगा। तो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ रखना था, फोकस और पॉल के बीच में, पढ़ा है ना, फोकस और पॉल के बीच में एक ही कंडीशन थी, ये हमने पढ़ी। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अच्छा यहां रखा, और ये कौन सा दर्पण हुआ हमारा, अवतल दर्पण। उत्तल में नहीं होगा, अवतल में होगा। उत्तल तो अभी पढ़ेंगे हम लोग, अवतल इसका एग्जाम्पल रहेगा। ये लेंस आ गया, लेंस से आपको आइडिया लग गया लेंस है ही नहीं, कोई नहीं का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो हमने पढ़ा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण बताता है कि सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी बने। ध्यान से पढ़ लेना, प्रतिबिंब कैसा बने, आभासी। अवतल दर्पण के सामने रखा होगा कोई ऑब्जेक्ट और उसका प्रतिबिंब आभासी बने, सीधा बने, बड़ा बने, तो वस्तु को कहां रखना पड़ेगा, फोकस पर? नहीं जी, क्योंकि फोकस पर अगर आपने वस्तु को रख दिया तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, वो भी उल्टी, है ना। तो ये नहीं होगा। दूसरा केंद्र पर, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि केंद्र पर वस्तु को रखा तो बराबर साइज का बनता है। आकार में कैसा बनेगा, बराबर आकार बनेगा, तो ये भी नहीं है ऑप्शन। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव मतलब पोल की बात करें, पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। रख दिया जी, रखते ही बड़ा आकार का, उसके पीछे बड़े साइज का आकार का आपको प्रतिबिंब या उसका इमेज मिल जाएगा। प्रतिबिंब या इमेज आपको मिल रहा, और यही बात उसने पूछी। आभासी बने, क्योंकि यहां दर्पण के पीछे जो बन रहा है ना, वो क्या बन रहा है, एक प्रकार से विर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बन रही है भाई, विर्चुअल इमेज बन रही है। ध्यान से समझ लो, है ना, क्लियर हो जाएगा। सीधा भी बना और बड़ा भी बना, बस बात खत्म हुई, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी यदि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो। अब हमें पता है वक्रता त्रिज्या r से लिखी जाती है, और जो किसके बराबर होती है, 2f के बराबर। तो उसने क्या पूछा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछा। ये लो जी, फोकस दूरी किसके बराबर है, ये फोकस दूरी किसके बराबर, ये इसके नीचे लिख दो, तो फोकस के बराबर आ गया। ये कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर। तो 20 लिखा, नीचे क्या रखा, 2 से काटा तो 10 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इसका 10 सेंटीमीटर। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दर्पण और ध्रुव और फोकस के बीच में, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में आ जाएगा। क्लियर होगा, इसमें आ जाएगा आपका बी आंसर। आया समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू दे रखी है, कितना, 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर। चिन्ह प्रथा मतलब जिसको हम कार्टेशियन फॉर्म कह रहे हैं ना, जिसके अंदर हम जो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, उन साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा, है ना, और उसके अनुसार आपको फोकस दूरी बतानी पड़ेगी। देखो इस क्वेश्चन में हमने बताई नहीं है, सिर्फ यहाँ तक छोड़ा, इसमें सिर्फ आइडिया लगाना था। ऑप्शन ये थे हमारे पास, इसमें ऑप्शन कुछ अलग दे रखे हैं, चीज़ वही है, थोड़ा सा अलग करके बताया हुआ है। देखो ये अवतल दर्पण की रेडियस हो गई, ठीक है, आर की वैल्यू, और उसको
फोकस दूरी को हमें बताना है साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके। हमें पता है कि इसको 2 से काट दूंगा 10 सेंटीमीटर इसका फोकस आ जाएगा। अभी निकाला हुआ है, देखो ये निकाला हुआ, ऐसा ही कुछ है ना। तो आंसर क्या आया 10 सेंटीमीटर। लेकिन 10 सेंटीमीटर कौन सा, प्लस का 10 के माइनस का 10, कौन सा 10 आएगा? तो हम कहेंगे इसमें माइनस का 10 आंसर आ रहा है। क्या कहेंगे? माइनस का 10। क्या कारण है? देखो ये देखिए, साइन कन्वेंशन क्या कहती है कि पोल से आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, इधर या इधर। अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है इस डायरेक्शन में, अगर इधर जा रही है रे ऑफ लाइट तो उधर आपको प्लस लेना है, प्लस का फोकस। इधर जाएंगे पोल से मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ले लेंगे माइनस का। इसीलिए कहा जाता है जो अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ जो है वो हमेशा नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है भाई? ऋणात्मक होती है। ठीक है, फोकस दूरी, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, कर लोगे? फोकस दूरी क्या हो गई? ऋणात्मक होगी। आया समझ में? क्या नहीं आया? आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ऐसा भी डायरेक्ट भी एक क्वेश्चन और भी ऐड कर सकते हो, इसी में ऐड कर सकते हो। जैसे मैं रफ कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चन उतार सकते हो भाई। ठीक है, अभी देखो, तो इसमें क्वेश्चन कौन सा पूछा जा सकता है? ये पूछ सकता है कि जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण है ना, उसकी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी कैसी होती है ना? तो बताओ कैसी होती है, बताइए। ठीक है, आंसर में क्या है? ऋणात्मक। क्या है? ऋणात्मक। कर लोगे? ऋणात्मक होती है। ये आंसर हो गया इसका, कर लोगे? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है। सब बच्चे इसका आंसर देंगे, जिसको भी वीडियो समझ आया, मजा आया अगर वीडियो में, तो इसका आंसर जरूर देना भाई, सब के सब। ठीक है, सब इसका आंसर देंगे। ठीक है, और आवर्धन क्षमता हमने देखी कि भाई इमेज जो बनी, ऑब्जेक्ट जो बना, उनका रेशो जो था वो आवर्धन क्षमता था। तो उसी से जुड़ा कि अगर किसी अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता या आवर्धन जो है, ऐसा लिख लो, आवर्धन +3 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, इसकी तो यूनिट नहीं होती, +3 हो, तो इस +3 होने का क्या मतलब है? क्या मतलब है ये बताना है। +3 होने का क्या मतलब है? ठीक है, आपको ये बताना है कि इसका +3 होने का क्या मतलब है। कर लोगे? समझ में आया इसका +3 होने का क्या मतलब है? तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में बाकी जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक आपको मिलेंगे, है ना। आपको एक काम जरूर करना भूलना नहीं है, वो क्या है? सब्सक्राइब करना हमारे चैनल्स को। ठीक है, और बेल आइकन भी बजा देना ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए आराम से। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम, टेक केयर।